नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टडी कर पर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 3 सितंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस लेक्चर के अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा हम इस लेक्चर में जीके डोज को भी डिस्कस करेंगे जिसमें हम जीके का रिविजन करने वाले हैं। दोस्तों, आज का टारगेट है इस लेक्चर का 200 लाइक का। दोस्तों, लाइक करने में आप लोग कंजूसी कर देते हैं। आप लाइक करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। दोस्तों, अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राजकीय पशु यानी स्टेट एनिमल किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों, लद्दाख का स्टेट एनिमल घोषित किया गया है हिम तेंदुआ को, जिसे हम स्नो लेपर्ड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, साल 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ और 2 नए राज्य बने। एक बना जम्मू कश्मीर और दूसरा बना दोस्तों लद्दाख। तो लद्दाख ने हाल ही में अपने राजकीय पशु और राजकीय पक्षी की घोषणा की है। तो राजकीय पशु बनाया है हिम तेंदुआ को, जिसे स्नो लेपर्ड के नाम से जानते हैं, और राजकीय पक्षी बनाया है दोस्तों काली गर्दन वाली सारस को, जिसे ब्लैक नेक क्रेन के नाम से जाना जाता है। लद्दाख के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ने हाल ही में नोटिफिकेशन जारी करके यह सूचना दी है कि जो लद्दाख है उसका जो राजकीय पशु होगा वो हिम तेंदुआ होगा और राजकीय पक्षी होगा ब्लैक नेक क्रेन। दोस्तों, बात करते हैं काली गर्दन वाले सारस की, जिसे हम ब्लैक नेक क्रेन के नाम से जानते हैं। तो यह एक लंबा पक्षी है और इसकी ऊंचाई लगभग 1.35 मीटर होती है। जब यह अपने पंखों का फैलाव करता है यानी अपने पंख फैलाता है तो लगभग इसकी जो चौड़ाई हो जाती है वो 2 से 2.5 मीटर हो जाती है। इसका वजन 6 से 8 किलोग्राम के बीच में होता है और इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसके सिर पर एक लाल मुकुट होता है। और दोस्तों, यह हमेशा जोड़े में पाया जाता है, यानी यह पेयर में पाया जाता है। दोस्तों, यह एक विशेष प्रकार का डांस करता है जिसकी झलक आपको लद्दाख के नृत्यों में देखने को मिल जाएगी। स्नो लेपर्ड की बात कर लेते हैं तो यह पश्चिमी और पूर्वी हिमालय की पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है और यह बर्फ में निवास करता है। जो हिम तेंदुआ है दोस्तों, यह बर्फ में निवास करने वाला तेंदुआ होता है और यह भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों, हिम तेंदुआ का जो वैज्ञानिक नाम है या जीव वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा यूनेका। याद रखना है आपको, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा यूनेका। दोस्तों, जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन नहीं हुआ था उसके पहले जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु था हंगुल, जिसे कश्मीरी हिरण के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब हम लद्दाख की बात कर लेते हैं। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के रूप में विकसित हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को, यानी जो लद्दाख है वो यूटी बना था दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ पर 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। लेह लद्दाख की राजधानी है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर यानी RK माथुर। दोस्तों, यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में किस अभिनेता का निधन हो गया है? तो दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला का हाल ही में निधन हो गया है। वह बिग बॉस 13 के विजेता हैं और उनका 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। दोस्तों, उनको आखिरी बार ब्रोकन बट ब्यूटीफुल में देखा गया था, जो कि एक लोकप्रिय शो है एकता कपूर का। दोस्तों, हाल ही में कुछ निधन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से निधन हुए हैं। कश्मीर के अलगाववादी नेता हैं सैयद अली शाह गिलानी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दूसरा निधन है दोस्तों पूर्व क्रिकेटर और कोच बासु पारांजपे का। तीसरा निधन है बंगाली लेखक बुद्धदेव गुहा का, जिनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। और हाल ही में एक और निधन हुआ है पूर्व फुटबॉलर ओ चंद्रशेखरन का। दोस्तों, पूर्व प्रसिद्ध एथलेटिक्स और कोच OM नाम्बियार का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निधन थे जिनको आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में किसने वाई ब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, वाई ब्रेक योग प्रोटोकॉल नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। केंद्रीय आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, तो उन्होंने नई दिल्ली में वाई ब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब इस मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने। दोस्तों, वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो इसका काम क्या है? यह 5 मिनट का योग प्रोटोकॉल है जो वर्क प्लेस पर प्रोफेशनल को ऊर्जावान रखने और काम का तनाव घटाने में मददगार साबित होगा। दोस्तों, इस ऐप में बहुत ही आसान आसन बताए गए हैं, प्राणायाम बताए गए हैं
और ध्यान की विधियां भी बताई गई हैं। तो इस प्रकार से ये एप्लीकेशन काम करता है प्रोटोकॉल के आधार पर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है, तो इसके विजेता कौन कौन हैं? तो दोस्तों इसके विजेता हैं मोहम्मद अमजद साकिब, फिरदौसी कादरी, स्टीवन मुंशी, वॉचडॉग और रॉबर्टो बेलोन। दोस्तों इन सभी लोगों को रेमन मैग्सेसे 2021 देने की घोषणा की गई है। रेमन मैग्सेसे 2021 की घोषणा की गई है दोस्तों, लेकिन ये दिए जाएंगे 28 नवंबर को। कब दिए जाएंगे? 28 नवंबर को। और ये दिए कहाँ जाएंगे? ध्यान से सुनिएगा। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, तो वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित होगा और उसमें इन सभी विजेताओं को पुरस्कार दिया जाएगा। बात करते हैं कि 2021 में किसको किसको दिया गया है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, तो उनके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। पहला नाम है दोस्तों डॉक्टर फिरदौसी कादरी का, तो इनका संबंध बांग्लादेश से है और ये बांग्लादेश के वैक्सीन वैज्ञानिक हैं। दूसरा नाम है मोहम्मद अमजद साकिब का, दोस्तों इनका रिलेशन है पाकिस्तान से और ये पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रम अखुवत को विकसित करने वाले व्यक्ति हैं। तीसरा नाम है रॉबर्टो बेलोन, दोस्तों ये फिलीपींस के हैं और ये मत्स्य और सामुदायिक पर्यावरणविद हैं। अगला नाम है स्टीवन मुंशी, दोस्तों ये अमेरिका के मानवीय कार्यकर्ता हैं। और पांचवा नाम है दोस्तों वॉच डॉग का, जो कि एक पत्रकारिता के क्षेत्र में इंडोनेशिया का सबसे बड़ा नाम है, तो उसे भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 दिया गया है। दोस्तों अब हम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, लेकिन पहली बार 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए गए थे। दोस्तों जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हैं ये फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिए जाते हैं। दोस्तों यह पुरस्कार हर साल एशिया में उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जो निस्वार्थ सेवा करके जीवन और समाज को बदलने का काम करते हैं। दोस्तों भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को रेमन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जा चुका है। अब हम उन भारतीयों की बात करते हैं जिन्हें रेमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल को 2006 में, किरण बेदी को भी सम्मानित किया जा चुका है रेमन पुरस्कार से, जयप्रकाश नारायण, टीएम कृष्णा और बाबा आमटे, विनोबा भावे, वर्गीज कुरियन, मन्ना डे, सत्यजीत रे, आर के लक्ष्मण और मदर टेरेसा जैसे व्यक्तियों को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों जेबी महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। IRS ऑफिसर हैं जेबी महापात्रा, तो उन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है और दोस्तों उनकी नियुक्ति की है ACC ने, यानी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने। दोस्तों वह पहले भी CBDT के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। बात करते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कहा है? तो दोस्तों उस उच्च न्यायालय का नाम है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि गाय का भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और भारत देश में इसे मां का दर्जा दिया गया है, इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 की भी बात की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 को समझने का प्रयास करते हैं कि यह किस पर आधारित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। यह राज्य जो होगा वो कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करने का प्रयास करेगा और गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। यानी दोस्तों जो गाय होंगे या जो बछड़े होंगे या अन्य दुधारू पशु होंगे उनके वध करने को पर रोक लगाएगा कौन? राज्य। तो ये बात कही गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में। तो दोस्तों जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसने जब फैसला सुनाया तो उसमें अनुच्छेद 48 का भी वर्णन किया गया है। दोस्तों आज के जीके डोज की बात करें, इसमें हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग थायरॉक्सिन की कमी से होता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों जो पेनिसिलिन होती है वो कवक से प्राप्त की जाती है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में
विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। दोस्तों ये जीके के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन है एयर कंडीशनर किसको नियंत्रित करता है? तो दोस्तों ताप और आर्द्रता को नियंत्रित करता है कौन? एयर कंडीशनर। कंप्यूटर के संबंध में DOS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो दोस्तों इंटरनेट बोलते हैं विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क को। मिश्र धातु जिसे वैल धातु बोलते हैं दोस्तों, तो वह किसका मिश्रण है? तो वह तांबे का और टिन का मिश्रण है, जिसमें तांबा 80% होता है और टिन 20% होता है। अगला क्वेश्चन है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो दोस्तों जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है नियासिन की कमी से किस रोग की संभावनाएं होती हैं? तो दोस्तों नियासिन की कमी से पेलेग्रा रोग होने की संभावनाएं होती हैं। लास्ट क्वेश्चन है किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं, यानी लाफिंग गैस किसको कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं उन प्रश्नों की जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों हाल ही में किस हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए? और दूसरा क्वेश्चन है लद्दाख की राजधानी क्या है? तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों लद्दाख के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो इन तीनों प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा आप हमें स्टडी कर को खबरिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। अगर आप दोस्तों मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको जरूर परचेज करें। आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो कर लें, जहां पर उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। और इसके अलावा राजा गुप्ता के माध्यम से कोई भी कोर्स का परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो उसको जरूर परचेज करें। उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो दोस्तों को शेयर कर दें और लाइक कर दें आप भी, और स्टडी कर को फॉलो जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।